जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले आपको एक घटना के बारे में बताऊं। घटना बेंगलोर की है, जहां 22 वर्षीय एक लड़के ने खुदकुशी कर ली, वो भी दबाव में आकर। दबाव ये था कि उसने चीनी बैंक लोन ऐप से लोन लिया था। दरअसल वह कर्नाटक में ऋण प्रदान करने वाली एक ऑनलाइन चीनी मोबाइल एप्लीकेशन से लिया गया ऋण चुकाने में असमर्थ। सूत्रों के अनुसार जब वो शख्स लोन चुकाने में असमर्थ था, तब ऐप के एजेंटों ने उस लड़के को धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि अगर तुम लोन नहीं चुकाओगे तो तुम्हारे फोन में पड़े फोटोज और वीडियो को सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसे कई केस हैं जिसमें फोन में पड़े फोटोज को फेक स्वैप करके, यानी चेहरे को बदल करके किसी गंदी अपमानजनक फोटोज के साथ बदल कर फिर इन ऐप से लोन लेने वाले इंसान को ब्लैकमेल किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं N9 न्यूज। भारत की डिजिटल भूमि में एक रहस्यमय और खतरनाक जाल बुना जा रहा है, जिसमें दूर दराज के अंधेरे आदमी शामिल हैं। विश्वसनीय चीनी ठग, जी हाँ, जो भारत की बढ़ती हुई डिजिटल भुगतान परिस्थिति का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, और वे लेकर आए हैं विशेष लोन ऐप्स जो बड़े ऋण और आसान चुकाने के वादों के साथ अन्य सुसंगत पीड़ितों को लुभाने के लिए चालाकी से डिजाइन किए। पीड़ितों को मालूम नहीं है कि वो सीधे एक फंदे में फंसे जा रहे हैं। ठग जैसे कि रात के भूत वास्तव में उनके पीड़ितों से न केवल भारी शुल्क ही निकाल लेते हैं, बल्कि उनसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी भी निकालते हैं। इन ऐप्स ने धोखे और टालमोल की कला को महारत हासिल कर ली है, जिससे कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब चौंक गई हैं। चीनी अपराधी गुट और गैंग भारत में ठगी के ऑपरेशन चला रहे हैं, और हाल ही में कई ऐसे डिजिटल लोन सार्क केस का पता लगा है, और संभावना है कि ऐसे अवैध गतिविधियों का स्तर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। चीनी ठग स्थानीय कानून प्रणाली के छेदों का शिकार बनाते हैं। अक्सर निराश युवा और वित्तीय तंगी में रहने वाले समाज के निचले परत को अपनी जाल में फंसाते हैं, जो ऐसे गैंगों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश प्रमुख चीन से संचालित हो रहे हैं, लेकिन वे अपनी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों को चलाने के लिए पड़ोसी देशों में स्थानीय लोगों का भी उपयोग करते हैं। इसमें डेटा भी संग्रहित किया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून अध्यक्ष पवन दुग्गल ने कहा कि चीनी ऋण ऐप्स एक व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। चीन भारतीय अर्थव्यवस्था को लकड़ी के बंदूक की धार पर लेने का लक्ष्य है, क्योंकि उनके पिछले संबंध ही ऐसे। इस परिणाम स्वरूप चीन इन ऋण ऐप्स के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और जितना संभव हो सके डेटा संग्रहित करने के सक्रिय रूप से काम में जुट चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि यह ऐप्स उच्च ब्याज दरों के साथ तत्काल ऋण प्रदान करते हैं, जिससे लोग वित्तीय तंगी में आ जाते हैं। जबकि कई चीनी ऐप्स 2000 के IT एक्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन भारतीय कानून का पालन नहीं करते, जिससे भारतीय नागरिकों को करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान झेलना होता है। उन्होंने ध्यान दिया कि मौजूदा अदालतों के साथ यातायात के बावजूद, मतलब मौजूदा जो अदालत है उनके साथ कम्युनिकेशन के बावजूद समर्पित साइबर अपराध न्यायालय की आवश्यकता है। गूगल ने उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को आपराधिक उद्देश्यों के लिए पत्रीकृत करने के लिए नई कानूनी ढांचों की आवश्यकता को भी जोर दिया। मतलब ये इस दिशा में नए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। दग्गल के अनुसार पेंडेमिक ने साइबर अपराध की स्वर्णिम आयु की शुरुआत की, जो बहुत से दशकों तक जारी रहने की संभावना है। उन्हें यह मान्यता है कि साइबर अपराध हमारा स्थायी साथी बन गया है और साइबर सुरक्षा उल्लंघन नई सामान्यता है। दुर्भाग्यवश भारत इस साइबर अपराध में उत्पन्न होने वाली वृद्धि को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, खासकर जब साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT जैसे नए तकनीकों का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, साइबर अपराधों के कानून को लेकर 3 महत्वपूर्ण इशारे। पहला, वर्तमान में साइबर अपराध पर विशेष धारा समेत कोई विशेष कानून नहीं। दूसरा, कुछ साइबर अपराध 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT इंफॉर्मेशन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत शामिल तो होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और तीसरा, मौजूदा कानून साइबर अपराधों का प्रभावी रूप से समाधान करने में अपर्याप्त है, जिससे इनका सामना करने में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार को हमारे देश के लोगों को जो चीनी ऋण ऐप धोखाधड़ी वालों के साथ मिले हुए हैं, उनका सामना करने के लिए कठोर कानून लाने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने आगे कहा। इस साल मार्च में
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चीन लोन ऐप केस में 106 करोड़ रुपए जो व्यापार आईडी और बैंक खातों में थे को जमा कर लिया। ईडी ने कई धाराओं के तहत कर्नाटक मनी लेंडर्स एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कर्नाटक अत्यधिक ब्याज प्रतिशत अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पंजीकृत किए जाने पर जांच शुरू की, जो कई ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने जनता को मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन की छोटी सी राशि उपलब्ध कराई। अब हमको इस बात पे ध्यान देना होगा कि ऐसे छोटे से छोटे मोबाइल लोन ऐप से किस तरह से खुद को बचा सकते हैं। यदि आपको लोन की जरूरत है तो आप अपने निकटतम बैंक की शाखा में जरूर संपर्क करें। ईडी द्वारा दी गई जांच ने इन कार्यकर्ताओं का मोडस ऑपरेंडी खोजा, जिसमें इन कार्यकर्ताओं ने चीनी नागरिकों के प्रति डमी निदेशकों को नियुक्त करके कंपनी के कर्मचारियों के यूजीसी दस्तावेज प्राप्त किए और उन्हें ऐसे निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जिनके नाम पर बैंक खाते भी खोले गए, उनकी जानकारी या पूर्व सहमति के बिना। मतलब ये कि आपके फोन से डेटा चोरी करके आपके नाम पर दूसरे बैंक अकाउंट खोले जाए। इन संस्थाओं ने जालसाजी गतिविधियों में शामिल होकर केवाईसी दस्तावेज में नकली पतों को जमा कराया और विभिन्न पेशेवरों और अन्य व्यक्तियों की सहायता ली। इन्होंने लोगों को तत्काल छोटे समय के लोन प्रदान किए, जो लोन ऐप्स और अन्य साधनों के माध्यम से और उच्च प्रोसेसिंग शुल्क और अत्यधिक ब्याज दरों के साथ विभिन्न तरीकों से मांगे गए और इन राशियों को लोगों से धमकाकर और मानसिक पीड़ा के कारण उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के ऋण लेने के लिए मांगे गए थे, ऐसा ईडी ने कहा। अधिकारियों ने कहा कि यह चीनी राष्ट्र नियंत्रित एंटिटीज यानी ये चीनी राष्ट्र नियंत्रित जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग भुगतान गेटवे, रेजर पे, कैश फ्री, पेटीएम, पेयू, ईज़बज़ और विभिन्न बैंकों में बनाए गए विपणन आईडी के माध्यम से भारी धन धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं, जिससे क्राइम की आय पैदा हो। हमने पूर्व पटना निवासी सूचीवर्त से बात किया जो इस घटना के शिकार हुए हैं। इनसे बात करने पर हमें पता चला कि इनको उन ऐप से बहुत सारे लोगों का कॉल आता था और उनको परेशान किया जाता था। जब हमने उनसे बचने के उपाय के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप इन ऐप से लोन ही मत लीजिए और अगर आप लोन ले लेते हैं तो इनके द्वारा आए कॉल मत उठाइए। उन्होंने आगे कहना जारी रखा कि अगर आप समाज के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान होते हैं तो ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि आपके जो भी फोटोज़ या वीडियोज़ को सार्वजनिक किया जा रहा है वो गलत है या मॉड है। और खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़। धन्यवाद।